जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 12th के लिए आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का वीवीआई शॉर्ट जीएस क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ठीक है, जिसमें हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन देखेंगे और यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, आप विश्वास करके इसी को अच्छी तरह से नोट डाउन करें और इसको पढ़ लें और यही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसी में से आएगा, इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। तो चलिए, ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। 5 वीडियो देंगे आपको 100 क्वेश्चन। बस ये इतना ही आपको पढ़ के जाना है। बस बचे हुए 1-2 महीना में आपको यही करके जाना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, परासरणी दाब को परिभाषित करें। तो सिंपल एकदम अपने भाषा में लिखा गया है कि वह दाब जो परासरण को रोकने के लिए आरोपित बाह्य दाब के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? परासरणी दाब कहा जाता है। ठीक है, उसे परासरणी दाब कहा जाता है। सिंपल। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता क्या है? ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो बताना है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर के यानी कप्पा से सूचित करते हैं और के बराबर फॉर्मूला होता है 1/रो। के बराबर होता है 1/पी की तरह होता है, इसको रो पढ़ा जाता है। और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि सक्रियण ऊर्जा क्या है? यह भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होता है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो सिंपल भाषा में है, इसको भी याद कर सकते हैं आप। अगला देखिए, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए एकदम सिंपल भाषा में लिखा है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। सिंपल भाषा में है। आगे देखिए, द्रव रागी यानी कि लायोफिलिक, द्रव विरागी यानी कि लायोफोबिक कोलाइड में आपको अंतर बताना है। सिंपल भाषा में देखिए, द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड यानी कि लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर देखिए। सिंपल भाषा में है कि इसमें बड़े बड़े अणु के कण के रूप में रहते हैं और इसमें छोटे छोटे अणु कण के रूप में रहते हैं। यह अधिक अस्थायी होता है, यह कम अस्थायी होता है। इसके कण अस्पष्ट दिखाई पड़ते हैं देते हैं और इसके कण अस्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। सिंपल भाषा में है, याद कर लेंगे। आगे देखिए, HIHF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों? या HF HI से दुर्बल अम्ल है क्यों? देखिए, ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार ये क्वेश्चन आया। देखिए इसका आंसर, HI का अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है क्योंकि HI की बंधन की लंबाई जो होता है HF के बंधन की लंबाई से अधिक होता है। अतः HI HF से शक्तिशाली अम्ल है। ओके, अगला सवाल देखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। तो याद रखिएगा, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम चाहे द्वितीय नियम, ही काफी बार पूछा जा चुका है, पूछता ही है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है? तो विद्युत अपघटन के किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है, अर्थात W बराबर ZIT। ओके, अगला सवाल है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? बहुत ही आसानी से लिखा गया है, किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता के पदों के घातों के योग को ही क्या कहा जाता है? अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। जैसे में देख लीजिए, वेग या दर का हमने लिख दिया, तो यहाँ पे सांद्रता के जो घात है 2 है और 1 है, तो दोनों को जोड़ देंगे आपका, तो ये कोटि निकल जाएगा। मैंने एग्जाम्पल में एक उदाहरण देकर बताया। ओके, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ऐसे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि शॉटकी दोष क्या है? ये भी काफी बार आ चुका है एग्जाम में। तो जब किसी क्रिस्टल में एक धनायन या ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से होकर क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं उसे कहा जाता है शॉटकी दोष। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया। आगे देखिए, फ्रेंकल दोष, ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपको कैसे बताना है? जब किसी क्रिस्टल में से एक आयन निकलकर जालक के किसी अंतरकाशी स्थान में जाकर फंस जाते हैं, उसी को कहा जाता है फ्रेंकल दोष। ठीक है, फ्रेंकल माने फंसना और शॉटकी मतलब गायब हो जाना, याद रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा, जैसे में AgCl और ये हो गया AgBr। ओके, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। वर्जन, ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो वर्जन क्या होता है? तो वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे जलवाष्प के रूप में
बाहर निकलता है उसे हम भार्जन कहते हैं। जैसे में ये रिएक्शन लिख देंगे CH+O2 SO2। और निस्तापन क्या है, ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो उसी तरह से बताना है कि वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, उसे निस्तापन कहा जाता है। जैसे में ये रिएक्शन लिख देंगे। ओके, अगला सवाल है H2O द्रव यानी कि तरल है जबकि H2S गैस है, क्यों? इसका आंसर आप एकदम आसानी भाषा में लिखेंगे कि H2O में HO आबंध प्रबल होते हैं जबकि H2S में H और S के आबंध दुर्बल होते हैं, क्योंकि S का आकार O के आकार से बड़ा होता है, इसलिए H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन पेपर में इसे काफी बार पूछा जा चुका है। आगे है थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है, तो इसको बताना है आपको। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है उसे थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं, सिंपल भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कॉपर के दो मुख्य अयस्कों के नाम और अनुसूत्र लिखना है। तो कॉपर के दो मुख्य अयस्कों का नाम हमने लिख दिया, एगो कॉपर पाइराइट CuFeS2 और एगो है दूसरा कॉपर ग्लास Cu2S। ओके, आगे देखिए आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है, तो वह विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में है। और अनादर्श विलयन क्या होता है, तो वह विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। इसमें नहीं छूट गया है दोस्तों, इसमें नहीं लगा दीजिएगा, नहीं करता है, पालन नहीं करता है। ओके, पालन नहीं करता है उसे कहा जाता है आपका वह विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप, देखिए तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है और आगे बताना है यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, सिंपल। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके आयतन में परिवर्तन होता है। इसके बनने में ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है, इसके बनने में ऊष्मा का परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं ब्राउनी गति क्या होता है, सिंपल भाषा में देखिए कोलाइडी विलयन में कोलाइड कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ही क्या कहते हैं, गति करते रहते हैं, इसी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे देखिए एक कोलाइड के कण कैसे टेढ़ा मेढ़ा गति करते हैं। आगे देखते हैं PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, क्यों? तो इसका देखिए एकदम सिंपल भाषा में नाइट्रोजन इन में d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है लेकिन फास्फोरस P में d ऑर्बिटल उपस्थित होता है, इसीलिए PCl5 ज्ञात है लेकिन NCl5 ज्ञात नहीं है। ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में मात्र 20 ही क्वेश्चन देखेंगे, अगले वीडियो में फिर 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आपको अगर अच्छा लगा बेहतर लगा तो कमेंट करें ताकि मैं इसका जल्दी से दूसरा पार्ट लेकर आऊं, ठीक है। और इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिले, एक भी वीडियो आप मिस मत करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।